नमस्कार, आप सभी का स्वागत नया सवेरा में। जी हाँ, नया सवेरा यानी आज के दिन की तमाम जो ताज़ा खबरें हैं वो आपको हम बताएंगे। 24 की चुनौती में आज क्या कुछ खास रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर रैली करेंगे, कहां रोड शो होगा, इसके अलावा विपक्ष कहां धुआंधार प्रचार कर रहा है, और साथ ही बात होगी इसके अलावा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। आपको बताएंगे कान फिल्म फेस्टिवल के बारे में भी क्या कुछ खास उसमें चल रहा है। सारी तमाम खबरें होंगी और इसके लिए आपको आज पूरी जो खबरें हैं वो देंगे। फिलहाल मैं हूं मुकुल शर्मा और इस सफर में मेरे साथ मौजूद रहेंगी मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी। सुप्रभात मुकुल, और बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि अगर आप मैदान में हैं और आप हार रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मन के इस मैदान के पिच पर हमेशा दौड़ते रहिए, क्योंकि ये दौड़ आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगी। तो अपने इस मन के साथ किस तरह से पेश आना है आपको समझना चाहिए, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो अगले एक घंटे में, जैसा कि मुकुल ने बताया, कि हम 2024 की जो जुड़ी हुई चुनौती है उससे तो बात करेंगे, साथ ही बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले सीधा नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राजस्थान के नीम का थाना जिले के खेतड़ी में बड़ा हादसा। लिफ्ट टूटने से HCL खदान में फंसे 14 अधिकारियों में से निकाले गए 13 अधिकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 3 अधिकारी रेस्क्यू करा लिए गए हैं। सत्ता के संग्राम में आज महाराष्ट्र के रण में उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रैली और रोड शो के जरिए करेंगे चुनाव प्रचार। अमित शाह, JP नड्डा बंगाल और ओडिशा में भरेंगे हुंकार। राजनाथ, हेमंत बिस्वा, योगी समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने कसी कमान। आज रायबरेली अमेठी में कांग्रेस की कमान संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल ओडिशा और प्रियंका यूपी में करेंगे प्रचार। विपक्षी गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की होनी है रैली। बसपा सुप्रीमो मायावती समेत बाकी दल के नेताओं ने भी झोंकी पूरी ताकत। उत्तराखंड जंगल में की आग पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को रोकथाम के लिए जल्दी उपाय करने के दिए थे निर्देश। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम से आज भी करेगी रांची में ईडी पूछताछ। कल भी कई घंटों तक उनके PS और घरेलू सहायक के घर से बरामद करोड़ों के कैश के बारे में किए गए सवाल जवाब। कांस फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी में मेरिल स्ट्रीप पाम डियोर से सम्मानित। विश्वसनीय सूत्रधार नाम से भारत मंडप का भी आयोजन। 2021 में ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद पहली बार घरेलू मैदान पर खेलेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। फेडरेशन कप एथलेटिक्स में भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में होगा मुकाबला। और नए सवेरा की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से, जो यहाँ आपको बता दें राजस्थान के नीम का थाना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहाँ के खेतड़ी जिले में कब बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल यहाँ पे HCL खदान की जो लिफ्ट है वो टूट गई थी, जो रस्सा था वो टूट गया था, जिसके बाद शुरुआती तौर पर इसमें जो खबर आई थी निकल के जो कई अधिकारी हैं वो उसमें फंस गए थे। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा जानकारी मिल रही है, HCL खदान की जो लिफ्ट टूटी थी उसमें से 3 अधिकारियों को फिलहाल सुरक्षित निकाल लिया गया है। साथ ही जो फंसे हुए अधिकारी हैं ये कोलकाता विजिलेंस अधिकारी बताए जा रहे हैं और खासतौर से खदान के अंदर 8 व्यक्तियों की टीम अभी मौजूद है, जिसमें डॉक्टर, नर्स जैसे एक्सपर्ट शामिल है। खदान की मेंटेनेंस को अगर देखा जाए तो लापरवाही जो है वो इस हादसे का सबसे बड़ा कारण उभर कर सामने आ रही है। खदान के अंदर अभी 8 व्यक्तियों की टीम मौजूद है और 3 अधिकारियों को सुरक्षा पूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। मेंटेनेंस एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। मेंटेनेंस में लापरवाही हुई है, उस वजह से यह हादसा पेश आया। राजस्थान नीम का थाना जिले के खेतड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां HCL खदान की लिफ्ट टूटी, जिसकी वजह से
लोग वहां फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। तो 14 में से 3 अधिकारी सुरक्षित निकाले गए हैं और 11 अभी भी फंसे हुए हैं। सभी लोगों को जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और जो मेंटेनेंस में लापरवाही है उसी की वजह से ये हुआ है। तो फंसे हुए अधिकारियों में जो कोलकाता विजिलेंस टीम के अधिकारी थे वो इसमें शामिल थे। तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं जो राहत बचाव कार्य है वो लगातार यहाँ चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि प्लांट से जहाँ पे लिफ्ट जो है उसकी रस्सी टूट गई थी और धीरे धीरे देखिए जो और भी बाकी जो अधिकारी हैं उनको निकालने की कवायद लगातार चल रही है। फिलहाल जो ताज़ा जानकारी मिली है उसमें 3 अधिकारी हैं उनको निकाला गया है। जो बाकी बचे हुए अधिकारी हैं उनके लिए भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। एम्बुलेंस की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। किसी भी तरह की कोई भी अगर आशंका जाहिर की गई थी कि जो लोग नीचे फंसे हुए हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी टीम यहाँ मौजूद है। और जब हम किसी खदान की बात करते हैं उसमें और ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आधिकारिक पुष्टि की हम इंतजार कर रहे हैं कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हम जानते हैं कि अगर कोई भी खदान का काम चलता है उसमें लिफ्ट की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि ये आधिकारिक बयान के बाद मुकुल हम बता पाएंगे कि आखिर में क्या मेंटेनेंस की वो लापरवाही रही जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। हालांकि अच्छी और सुखद खबर यही आ रही है कि जो तमाम लोग हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आधिकारिक पुष्टि का भी जी बिल्कुल, और काफ़ी सुखद ये खबर कि जो तमाम अधिकारी इसमें फंसे हुए थे उनको फिलहाल निकाल लिया गया है, सुरक्षित निकाल लिया गया है। और राजेंद्र कुमार हमारे संवाददाता नीमका थाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। राजेंद्र, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले में? जैसा कि पता चला है कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, तो इसलिए हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते। जी, लेकिन 3 लोगों की सूचना पहले मिल चुकी थी जिसकी कि प्रशासन ने भी पुष्टि की थी। तो हम कहना यही चाहेंगे, हम उम्मीद भी यही करेंगे सब सुरक्षित निकल आए तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन कुछ ये इसकी जो माइनिंग की लापरवाही थी जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। राजेंद्र, लगातार ये बात आ रही है कि जो लिफ्ट की मेंटेनेंस है उसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा सामने आया है। तो लिफ्ट की मेंटेनेंस को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि जहां पर भी लिफ्ट का काम खास तौर पर खदानों में किया जाता है उसकी मेंटेनेंस समय समय पर होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन क्या है कि लिफ्ट की मेंटेनेंस काफी दिनों से नहीं हुई थी। अब अधिकारी तो इस चीज को कैसे मानेंगे कि हमने इसकी जांच नहीं की या सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए। लेकिन वहाँ के कर्मचारियों का इनका कहना है कि काफी समय से इसकी सुरक्षा के संबंध में जो उपाय किए जाने थे वो नहीं किए गए थे, इसी की वजह से यह हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो चूक है, लापरवाही जो है वो एक वजह इसके लिए बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब तक आखिरकार जो आधिकारिक पुष्टि है वो की जाएगी और उसके बाद सभी जो यहाँ पे अधिकारी इसमें फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि संवाददाता हमारे बता रहे हैं कि बस आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं राजेंद्र, अगर देखा जाए जिस तरीके से आपने बताया कि जो लापरवाही है वो एक बड़ी वजह बताई जा रही है, इसमें क्या जो वहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं उनसे कुछ बातचीत हुई आपकी? अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से कतरा रहे हैं। उनसे जब पूछा जा रहा है तो वो यही कह रहे हैं अभी बचाव राहत कार्य जारी है, जैसे ही ये होता है उसके बाद हम आप लोगों को कुछ बता पाएंगे। राजेंद्र, खास तौर पर जिन्हें बाहर निकाला गया, जो 3 अधिकारी हैं जिसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है, अभी उनकी जो मेडिकल हालत है वो क्या है? क्योंकि इस तरह जब आप किसी भी कंडीशन में बाहर आते हैं तो साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। अभी उनकी कंडीशन क्या है? अभी उनको उपचार के लिए लाया गया है, लेकिन वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और मीडिया को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए बाकी वैसे वो सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन जैसा कि मानसिक होता है कि कहीं भी अपन फंस जाते हैं या कोई दुर्घटना अपने साथ होती है तो निश्चित रूप से हम मानसिक रूप में दबाव में आ जाते हैं। राजेंद्र, ये हादसा किस वक्त हुआ और जिस तरह से हम ये सोचकर ही थोड़ा भयावह है कि लिफ्ट का एक अगर जो हिस्सा है, यानी कि जो जिस रोप से लिफ्ट अटकी होती है उस हिस्से का टूटना अपने आप में जो लोग वहां पर होंगे उनके लिए उस स्थिति को भयावह बनाता है।
ये लिफ्ट अचानक धंसने से जिसके कारण यही बताया जा रहा है कि भाई मेंटेनेंस नहीं है। अब ये तो सारी स्थिति स्पष्ट प्रशासन द्वारा बाद में की जाएगी, लेकिन जैसे कि सभी को सूचना है या हमें सूचना है, जी। उस हिसाब से यही है कि भाई लिफ्ट का अचानक कोई रास्ता टूटने से ये गड़बड़ हुई थी। बिल्कुल, ये जो जिस तरह की गड़बड़ हुई, जो हादसा सामने आया, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि सभी सुरक्षित हों और जैसा आप बता रहे थे उनकी जो सेहत है आंचल वो भी ठीक रहनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इस तरह की जो खबरें कहीं ना कहीं लोगों को डराती भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण कि सभी जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो सुरक्षित निकले और इंतजार यही कि जल्द से जल्द इसकी आधिकारिक पुष्टि भी की जाए। बिल्कुल। और फिलहाल वक्त छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे 24 की चुनौती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आप जुड़ रहिए नया सवेरा के साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। तो लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब 5वें चरण के प्रचार ने धार पकड़ ली। भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा की तरफ से सबसे बड़े चेहरे और स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली सभा 3:15 बजे ढिंडोरी में होनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री कल्याण में दूसरी रैली शाम करीब 5:15 बजे करने वाले हैं। कल्याण की जनसभा के बाद प्रधानमंत्री मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए रोड शो करेंगे। रोड शो का समय लगभग 6:45 बजे तय किया गया है। और प्रधानमंत्री के इसी चुनावी प्रचार पर बात करने के लिए चंद्रशेखर हमारे सहयोगी ढिंडोरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, सुप्रभात आपको। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से हमने देखा कि ये जो लोकसभा 2024 की चुनौती है उसमें महाराष्ट्र का भी बहुत बड़ा रोल हम मानते हैं तमाम सीट्स का। प्रधानमंत्री आज जहाँ से चुनावी प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में वहाँ का माहौल क्या है सियासी?
बिल्कुल। और यहाँ पर भी तमाम जो उत्सुकताएं हैं वो अचानक से बढ़ गई हैं लोगों के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री का यहाँ पर जब जो भी दौरा होने वाला है, तीन जो है यहाँ पे रैलियों के साथ साथ वो लोगों से जो बातचीत करेंगे, जो वार्तालाप करने वाले हैं, उसको लेकर के भी तमाम जो है लोगों में काफ़ी जागरूकता उसमें है, काफ़ी वो आकर्षक हो रहे हैं उसको लेकर के कि भाई किस प्रकार से प्रधानमंत्री यहाँ पर अपनी बात रखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर प्याज का भी यहाँ पर मुद्दा है, अंगूर के यहाँ पे किसान हैं उनका अपना एक मुद्दा है, और इससे पहले जो चुनाव हुआ करते थे आप जानते हैं कि वो किसानों की आत्महत्या पर हुआ करते थे, बेरोजगारी पर हुआ करते थे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो तमाम रूप से काफ़ी अन्य मुद्दों पर भी इस वक्त केंद्रित है, और उसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो हैं वो लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जब यहाँ पर रैली होंगी, यहाँ पर जो जनसभाएं होंगी, वो जो बातचीत करेंगे तो उनके कितने मुद्दे हैं जिनके बारे में निराकरण निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री भी करना चाहेंगे, और विपक्ष का जिस प्रकार से लगातार कटाक्ष रहता है उसको भी निश्चित तौर पर वो उसमें उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी चंद्रशेखर, और लगातार हमने देखा है किस तरीके से प्रधानमंत्री जो हैं वो कोई भी कसर छोड़ नहीं रहे हैं। अब से 4 चरण जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, उनमें भी हमने देखा 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है वो तेज़ होता नजर आ रहा है, और साथ ही जो बाकी चरण हैं उनके लिए भी। ऐसे में कितना अहम है यहाँ पे जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, और जो आप बता रहे थे जो जनता है वो भी काफ़ी उत्साहित है। देखिए निश्चित तौर पर ये होता है क्योंकि 20 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने हैं, और तकरीबन 10 से ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर इस वक्त चुनाव होने हैं 20 तारीख को, और उसको लेकर के एकाएक क्योंकि जैसे जैसे तारीख जो नज़दीक आती चली जाएगी तो तमाम जो सियासी दल हैं उनके जो बड़े नेता हैं उनका जो पूरा का पूरा जो जोर है वो इन क्षेत्रों पर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो सियासत है आप जानते हैं कि जिस प्रकार से एनसीपी और शिवसेना में जिस प्रकार से फूट पड़ी और वो जो 2 पार्टियों में विभाजित हुई, उसके बाद से भी यहाँ पर मुकाबले जो हैं वो बेहद दिलचस्प होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मुकाबला उस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, और सभी दोनों ही जो पक्ष हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपना दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं। पिछली बार 41 सीटें बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के तहत आई थी, और इस बार जो दोनों पार्टियों में फूट पड़ी है उसके बाद से भी समीकरण जो है वो काफ़ी हद तक बदले हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दोनों पार्टियों की अगर बात करें तो बड़ी पार्टियां थी, अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं जिसमें एनसीपी है, शिवसेना, उसमें 2 फाड़ है। ऐसे में बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति मतदाताओं के मन में भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भावनात्मक कनेक्शन होता है अपने उम्मीदवारों से मतदाताओं का। बिल्कुल होता है, और जिससे यही कारण है हम देखते हैं आंचल की जब आपको सिटिंग अगर कैंडिडेट को अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर वो निर्दलीय के रूप में भी चुनाव लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो ऐसी है कि अब कोई कोर कसर बीजेपी की तरफ से भी नहीं छोड़ी जा रही है, और कोई कसर जो है वो जो अघाड़ी जो मोर्चा यहाँ पर है विकास अघाड़ी का वो भी यहाँ पर नहीं छोड़ने को तैयार है, क्योंकि ये जो सीट है यहाँ की नासिक की जो सीट है वो पिछली बार जो संगठित शिवसेना थी उनके हाथों में आई थी, और पिछली बार जो ये जो ढिंढोरे की जो सीट है वो बीजेपी की एक पारंपरिक सीट मानी जा सकती है, क्योंकि 14 में भी उनके हाथ में आई थी और 19 में भी उनके पास वो सीट रही थी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो अगर सिटिंग कैंडिडेट की तरफ हम ध्यान दें तो फिर निश्चित तौर पर जो वहाँ की जो जनता है वो निश्चित तौर पर उनकी तरफ आकर्षित होगी, और ये चुनावी समीकरण इस वक्त जो है वो इस प्रकार से एक खिचड़ी के रूप में बन चुका है कि जिसमें जो विपक्ष है वो भी जो 2 फाटों में जिस प्रकार से विभाजित हुआ है तो उनमें भी छिपी नहीं है कि कैसे बनाने में काफी दिक्कतें उनको हो रही है। जी बिल्कुल, ये बात छिपी नहीं है। ना सिर्फ अंतरकलह की बात की जाए, जो 2 फाड़ हो रहा है, एक खेमा भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए। तो वहीं ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल और ओडिशा में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। अमित शाह पश्चिम बंगाल के हुगली में सुबह 11 बजे मतदान प्रचार की शुरुआत करेंगे, तो वो सीरमपुर लोकसभा सीट पर ताल ठोक रहे भाजपा प्रत्याशी के लिए हुगली के मोसाद बाजार में रैली को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ वो एक चुनावी जनसभा और रोड शो करेंगे। अमित शाह अस्का लोकसभा क्षेत्र में दोपहर करीब 2 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कटक में शाम को करीब 5:30 बजे के करीब एक रोड शो करेंगे। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले बिहार के पूर्वी चंपारण में होंगे, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। हालांकि बंगाल रवाना होंगे इसके बाद खासतौर से इससे पहले के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो करीब दोपहर 2:30 बजे वो मुर्शिदाबाद में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे और फिर बांकुड़ा में एक रैली करेंगे। भाजपा के दौरे के बाद भाजपा अध्यक्ष ओडिशा के
खोरधा में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज लखनऊ का चुनावी दौरा करेंगे। वहां पर भी कई कार्यक्रमों में भाग लेने का कार्यक्रम है। राजनाथ सिंह बख्शी का तालाब क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संवाद कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और शाम को 6:45 बजे अमीनाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया था। तो ना सिर्फ बीजेपी या एनडीए की हम बात करें बल्कि विपक्ष की भी खासतौर से बात की जाए तो कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली संसदीय क्षेत्र में पार्टी के नेताओं की पूरी फौज इन दोनों प्रचार में जुटी हुई है। खुद प्रियंका गांधी यहां अपने भाई राहुल गांधी की जीत के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, जबकि आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज प्रचार के मैदान में कूद रहे हैं। खड़गे आज रायबरेली के अलावा अमेठी में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अमेठी में पार्टी ने स्मृति ईरानी के खिलाफ किशोरीलाल शर्मा पर दांव खेलकर खुद के लिए चुनौती बड़ी कर दी है। दोनों ही जगह 20 मई को मतदान है। राहुल और प्रियंका गांधी की बात करें तो आज राहुल गांधी ओडिशा के बोलांगीर में चुनावी दौरे पर रहेंगे। ये राज्य में राहुल की तीसरी रैली होगी। वहीं प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अकोढ़िया, ऊंचाहार, मतीनगंज में चुनाव प्रचार करेंगी। और वहीं विपक्षी गठबंधन भी आज धुआंधार प्रचार कर रहा है। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल अलग अलग रैलियों के जरिए गठबंधन की मजबूती के लिए मैदान में उतर रहे हैं। अखिलेश यादव बलरामपुर और फैजाबाद लोकसभा में गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे, जबकि केजरीवाल दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेसी उम्मीदवार उदित राज के समर्थन में रोड शो करने वाले हैं। 4 चरण के बाद अगर बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो भी अपने प्रचार को धार दे रही हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती आज यूपी के बांदा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। उनके निशाने पर लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। वहीं बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में एक हाजीपुर पर इस बार पूरे देश की नजरें हैं। एनडीए से लोजपा के उम्मीदवार चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को कायम करने की जंग में जुटे हैं। वहीं इंडी गठबंधन में से राजद उम्मीदवार शिवचंद्र राम स्थानीयता और तेजस्वी यादव के मंत्र के जरिए जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाजीपुर से 8 बार चुनाव जीत चुके रामविलास पासवान के चलते ये सीट इस बार हॉट सीट के रूप में सुर्खियां बटोरती रही है। आइए देखते हैं डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज की ये खास रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर से लोकसभा चुनाव में उनके बेटे और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार हैं। चिराग की अपने चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस से इस सीट को लेकर काफी तकरार हुई, लेकिन आखिरकार सीट आवंटन में चिराग पासवान हाजीपुर सीट पाने में कामयाब रहे। इस सीट पर उनका मुकाबला महागठबंधन की तरफ से आरजेडी उम्मीदवार शिवचंद्र राम से है, लेकिन असली लड़ाई तो घराने में फंसी है। हालांकि अब पशुपति कुमार पारस एनडीए का समर्थन कर रहे हैं और चिराग पासवान को अपने पिता रामविलास पासवान के करिश्माई व्यक्तित्व का भी खूब लाभ मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने हाजीपुर में कार्य किए हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा हाजीपुर में जो उनके द्वारा किए गए कार्यों से किसी न किसी तरीके से प्रभावित ना हुआ हो। हैविंग सेड दैट, मैं नहीं मानता इन तमाम मुद्दों को कि कोई बाहरी भीतरी अंतोगत्वा आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप किस सोच के साथ आप कार्य करते हैं, प्राथमिकता वो होती है। वहीं राजद ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शिवचंद्र राम को हाजीपुर से चुनाव मैदान में उतारा है, जो स्थानीय बनाम बाहरी का नारा देकर जनता से जनादेश मांग रहे हैं। बाहरी हटाओ, हाजीपुर का बेटा के लाओ। और दूसरा विकास। 47 साल हाजीपुर की जनता ने, 47 साल कम नहीं होता,
47 साल आपको मौका जनता ने देने का काम किया, लेकिन आज के डेट में हाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है, सभी जाति समाज के लोगों ने, कि इस बार हाजीपुर का बेटा हमारा चुनाव में मैदान में उतरेगा। इस लोकसभा के दायरे में हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, रघोपुर और महनार 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हाजीपुर और लालगंज को छोड़कर 4 सीटों पर इंडी गठबंधन के राजद और कांग्रेस का कब्जा है। इस बार के चुनाव में हाजीपुर की जनता विकास के मुद्दों पर ही अपना सांसद चुनने के मूड में है। लोग यहाँ पर सर अभी विकास के बारे में कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यहाँ सड़क का बहुत बड़ा समस्या है हाजीपुर में। लोग विकास पे वोट करेंगे। क्या लगता है कैसा सांसद चाहिए? नौजुवक हो जो दुख सुख में खड़ा रहे, वैसा सांसद चाहिए हमें। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मुद्दों की भरमार है, इसके बावजूद जनता के मन मस्तिष्क पर ये मुद्दे प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमोशन कार्ड खेला जा रहा है। इमोशन के आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं। बावजूद इसके कुछ मतदाता ऐसे हैं या मतदाताओं का एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि मुकाबला एक तरफा न हो। वर्ष 1957 में अस्तित्व में आई हाजीपुर लोकसभा सीट पर 1977 से पहले कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन जब 1977 में रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज कर रामविलास पासवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया, तो हाजीपुर पूरे दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने लगा। रामविलास पासवान कुल 8 बार हाजीपुर से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। अपने कार्यकाल में रामविलास ने हाजीपुर में पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय खुलवाने से लेकर होटल प्रबंधन संस्थान खुलवाने जैसे बड़े काम किए हैं। इस बार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव मैदान में युवा जोश और नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाने के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजद ने अपने पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम पर दाव लगाया है। चौथे चरण में जनता 20 मई को गज और ग्राह के पावन क्षेत्र से किसे संसद में भेजती है, ये 4 जून को पता चल सकेगा। हाजीपुर से कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हाजीपुर की हॉट सीट की अगर बात करें तो आजकल देखना होगा कि इतिहास दोहराया जाता है या जो नया इतिहास है वो यहाँ बनता है। फिलहाल 24 की चुनौती में बस इतना ही। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। और जहां बात हम करेंगे उत्तराखंड की, जहां जंगलों में लगी आग के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करने वाला है। और इससे पहले 8 जून को सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार को रोकथाम के लिए जल्द उपाय करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि बारिश या फिर
कृत्रिम बारिश के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट में अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की थी। उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को बताया कि नवंबर 2023 में अब तक जंगलों में आग लगने के 398 जो घटनाएं हैं वो हो चुकी हैं, सब मानवीय हैं। सरकार के वकील उप महाअधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी ने बताया था कि वन्यजीव क्षेत्र का केवल 0.1% हिस्सा ही आग की चपेट में है। उत्तराखंड में अप्रैल के पहले हफ्ते में आग से अब तक 11 जिले प्रभावित हुए और आग से 1316 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। और बात करते हैं झारखंड की, जहां झारखंड सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी आज भी पूछताछ करेगी। मंत्री आलमगीर से मंगलवार को ईडी के अधिकारियों ने तकरीबन 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। ईडी ने उनको 6 मई को उनके PS के घरेलू सहायक के फ्लैट सहित अन्य ठिकानों को मिलाकर कुल 35 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बरामद की थी। आलमगीर आलम से इसी सिलसिले में पूछताछ हो रही थी। वो मंगलवार को सुबह 10:30 बजे ही ईडी कार्यालय पहुंचे और देर शाम तकरीबन 8:30 बजे तक ईडी कार्यालय से बाहर निकले। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का समझौता भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है। ये समझौता भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को भी दर्शाता है। इस समझौते के बाद 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट पर भारत का नियंत्रण हो गया है और ये समझौता भारत के लिए 2 वजहों से महत्वपूर्ण है। पहली वजह कि सेंट्रल एशिया, जिसे गेटवे कहा जाता है, जब आपको सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ना, तमाम जो देश है उसमें व्यापारिक बढ़ोतरी, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें पाकिस्तान पर निर्भरता एक बाधा थी, क्योंकि भारत का ट्रेड रूट पाकिस्तान से होकर जाता था। दूसरी वजह है कि भारत का मिडिल ईस्ट देशों के साथ संबंध गहरा होना। तमाम सेंट्रल एशियन देश जो हैं उनका, अगर आप उनके साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं तो मिडिल ईस्ट के साथ आपके रिश्ते बेहद अहम हो जाते हैं। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन मिडिल ईस्ट में अपना कूटनीतिक रोल बढ़ा रहा है। भारत भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में खुद को मजबूत वो कर रहा है और चाबहार पोर्ट तक की पहुंच का मतलब है कि भारत अब पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से सीधे व्यापारिक तौर पर जुड़ पाएगा। इसके साथ ही भारत को ईरान के माध्यम से रूस और यूरोप तक व्यापार मार्ग मिल जाए। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के साथ उनका वर्तमान वार्षिक व्यापार 2 से 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच होने का अनुमान है, जबकि चीन के साथ इन देशों का वार्षिक व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास। ऐसे में भारत के चाबहार पोर्ट परिचालन पर नियंत्रण का मतलब ईरान से मजबूत रिश्ता। ये मजबूत रिश्ता भारत की मिडिल ईस्ट कूटनीति की बड़ी जीत है। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्रांजिट ट्रेड केंद्र के रूप में स्थित चाबहार चीन के पारंपरिक सिल्क रोड का एक वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करता है। भारत के वैश्विक व्यापार में बड़ी भागीदारी और उसके बढ़े हुए भू राजनीतिक दबदबे का भी मार्ग ये खोलेगा। समझौते के बाद 10 साल के लिए भारत का नियंत्रण, चाबहार पोर्ट भारत की कूटनीतिक जीत। इंडिया और ईरान के बीच में, इससे एक ट्रेड रूट अब खुलेगा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच में ईरान के रास्ते से। और एक खास बात है कि ये पाकिस्तान को बाईपास करेंगे। पाकिस्तान के 2 पोर्ट कराची और ग्वादर से उधर अफगानिस्तान की तरफ सामान जाता है, लेकिन अब इन दोनों पोर्ट्स को बाईपास किया जाएगा और चाबहार से सामान जाएगा। तो ये साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने में बहुत अहम जरिया रहेगा। और एक और अहम बात है कि चाबहार की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है उसको एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए, क्योंकि भारत 13 देशों में शरीक है जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं। और इन 13 देशों में भारत के अलावा रूस, ईरान, सेंट्रल एशिया के दोस्त हैं। तो ये कॉरिडोर जो है भारत को लिंक करेगा रशिया के बाल्टिक सी कोस्ट तक और ये जाएगा ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के थ्रू। तो इस तरह से ये एक बहुत अहम एग्रीमेंट है और इससे भारत के ट्रेड, ट्रांसशिपमेंट, इस तरह की चीजों को बहुत बढ़ावा मिलेगा और सेंट्रल एशिया और रशिया के साथ जो कोऑपरेशन चलता है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा असर उस पर पड़ेगा।
तो जाहिर तौर पे चाबहार से हम उम्मीद करके यही चल रहे हैं कि आर्थिक विकास में भी थोड़ी बहार जो है वो हमें नजर आ सकेगी। फिलहाल सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए बहुत अहम जरिया है चाबहार पोर्ट। फिलहाल वक्त थोड़ी सी ब्रेक का ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों में क्या है खास आपके लिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में, और अब बारी है अखबार की सुर्खियों की। और हमारी सहयोगी लता वशिष्ठ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लता, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबार जगत से हमारे दर्शकों के लिए? धन्यवाद आंचल मुकुल। और आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित सुर्खियों की बात करें तो सबसे पहले हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कहा है कि अगले आरोप पत्र में आपको आरोपी बनाएंगे, और इसके आधार पर ही सिसोदिया के वकील ने दरअसल ये कहा था कि मनीष सिसोदिया को जबरन इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, जेल में डाला गया है। उसी के आधार पर जब प्रवर्तन निदेशालय की बात हुई तो प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि आपको हम आरोपी बनाएंगे, और अगले पत्र में हम क्या इनको शीर्ष न्यायालय में यही बात आगे रखेंगे कि ये आरोपी हैं, जो कि मदिरा नीति शराब नीति घोटाले का ये प्रकरण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपसे ही जुड़ी हुई एक और खबर, जिसमें दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उनसे ये मिलने गई थी, और इनके साथ अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक जो विभय कुमार हैं, उन्होंने अभद्रता की है। इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसा, और इस घटना पर संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसका भरोसा दिलाया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और देख लेते हैं एक बहुत ही अहम खबर आई है CUET एग्जाम को लेकर। जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम होना है, अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन लेवल पे होना था, उसमें सभी सेंटर्स पर तो आज एग्जाम ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, पर दिल्ली के जितने भी सेंटर्स हैं उनमें ये एग्जाम स्थगित कर दिया गया है। अब ये एग्जाम 29 मई को होगा, और इस पर NTA की वरिष्ठ निदेशक साधना पराशर के मुताबिक कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से दिल्ली में मई को प्रस्तावित CUET का जो एग्जाम था वो स्थगित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, और बाजार जगत की खबर की अगर बात करें तो थोक मुद्रास्फीति 13 माह के उच्चतर स्तर पर आ गई है, और इसमें कहा जा रहा है कि अप्रैल में थोक मुद्रास्फीति लगातार दूसरे महीने बढ़कर 13 महीने की उच्चतर 1.26% पर पहुंच गई है। ईंधन और बिजली के साथ साथ खाद्य पदार्थों खासकर सब्जियों के दाम बढ़ने से थोक मुद्रास्फीति बढ़ गई है। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही दिलचस्प खबर आपको सुनाते हैं कि व्हाइट हाउस में बजाई गई सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसकी धुन। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जितने भी हमारे एशियाई अमेरिकियों के समक्ष ये सारे जहां से अच्छा की धुन बजाई गई है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी उसमें उपस्थित रहें। आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं गंगोत्री यमुनोत्री धाम की।
तो एक बार इस साल फिर रिकॉर्ड तोड़ वहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक दिन में यमुनोत्री धाम पहुंचे 12,148 श्रद्धालु, जबकि गंगोत्री धाम पहुंचे 18,973 तीर्थयात्री। और तीर्थयात्रियों का ये जो गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने का जो नया कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है, ये बहुत ही भारतीयों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत ही खुशखबरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल। और जी, जो ये चार धाम की यात्रा है, ये एक अलौकिक सुख प्रदान करती है जब हम अध्यात्म की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लता, इन तमाम जानकारियों को हम तक समेट कर लाने के लिए। और इसी के साथ ही नया सवेरा में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज, कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब रुक करते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों का। पाक अधिकृत कश्मीर में महंगाई और गेहूं के आटे की कीमतों में छूट की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा रखी है। यहां हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। खास बात यह है कि इसमें प्रदर्शनकारी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ रची गई हर साजिश का इस्तेमाल करने के लिए इसी पीओके की ज़मीन को इस्तेमाल करता है। तो वहीं अब इसी ज़मीन पर भारत के समर्थन की आवाज़ें उठने लगी हैं, जिसने इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौज की नींद उड़ा रखी है। विरोध प्रदर्शन और जन आक्रोश की ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हैं। पीओके में दमन के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। जनता के आक्रोश और पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्से को कुचलने के लिए वहां की सेना हिंसा और अत्याचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हजारों लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ उबलता गुस्सा शुक्रवार से ही सड़कों पर देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की पाकिस्तानी सेना से झड़पें हुई हैं। इसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों घायल हुए हैं। पीओके में ये अनरेस्ट चल रहा है, वो वहां पर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनकी वजह से, और वहां के लोगों की जिंदगी नरक सी हो गई है। और इसी तरह जो पीओके में प्रोटेस्टर्स हैं वो भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, खाने की, ईंधन की और जरूरत की चीजों की। और इस वजह से उनमें प्रोटेस्ट इतना जोर पकड़ गया है कि कई जगह तो ये खबरें मिल रही है
कि वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, इसके नारे लगे। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से को कमर तोड़ती महंगाई और आटे बिजली की आसमान छूती कीमत ने और बढ़ा दिया। वैसे पाकिस्तान सब्सिडी देने की बात कर रहा है, लेकिन पीओके के अवाम पाकिस्तान के खिलाफ इतने गुस्से में हैं कि कुछ सुनने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी सेना ने पीओके में संचार सेवाएं काटकर प्रदर्शन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया, लेकिन जनाक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारी विरोध प्रदर्शन, हिंसा और झड़पों के बीच स्कूल बंद हैं, सार्वजनिक यातायात ठप हो चुका है और व्यावसायिक संस्थानों पर भी ताले पड़े हुए हैं। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल रेंजर्स ने पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों के दमन के लिए हर हथकंडा आजमाना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सीधे गोलीबारी की गई, जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई। मंगलवार को मृतक प्रदर्शनकारियों की याद में काला दिवस मनाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग कह रहे हैं कि वो गोलियों के खौफ से पीछे हटने वाले नहीं हैं और पाकिस्तानी अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और आइए रुक करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी सुर्खियों का, लेकिन फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीएसई से कड़े अनुपालन और मजबूत नियामकीय मानकों के जरिए निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए सेबी के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। वैश्विक ई कॉमर्स कंपनी अमेजन अपनी भारतीय इकाई में 1660 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है। कंपनी की ओर से शेयर बाजार को दी गई सूचना में ये जानकारी सामने आई। दक्षिण कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी किया ने अपनी इलेक्ट्रिक कार EV6 का रीडिजाइन और अपग्रेडेड अवतार पेश किया। भारतीय एयरटेल ने बताया कि वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में उसका मुनाफा सालाना आधार पर 31% घटकर 2072 करोड़ रुपए पर आ गया। मूडीज रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक से। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा 2021 के बाद पहली बार भारत में किसी घरेलू टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगे। उन्होंने साल 2022 और 2023 में भारत में प्रतिस्पर्धा नहीं की थी क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे। मनु भाकर और विजयवीर सिद्धू ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट के चौथे और फाइनल ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल्स में कामयाबी हासिल की। खेल मंत्रालय ने 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों पर भी नजर बनाई हुई है। इसी कड़ी में 3 उभरते हुए स्क्वैश खिलाड़ियों को टॉप स्कीम में शामिल किया गया है। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होना है। दोनों टीमें गुवाहाटी के क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ने वाली हैं। दुनिया की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी अरीना सबलेंका ने इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में सबलेंका ने स्वितोलिना को हराया। पूर्व हेवीवेट चैंपियन माइक टायसन 2005 के बाद पहली पेशेवर फाइट की कर रहे हैं तैयारी। टायसन ने यूट्यूबर से बॉक्सर बने जैक पॉल को चेताया कि 20 जुलाई को होने वाले बाउट में उन्हें रहना होगा सावधान। और आइए बात करते हैं नया सवेरा में सिनेमा जगत की ग्लैमर वर्ल्ड की। तो ग्लैमर वर्ल्ड में आज बात प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल की, जिसमें भारतीय पवेलियन की धूम है। यहाँ फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और अभिनेत्री तृप्ति भोयर की हिंदी फिल्म पारो का 20 तारीख को पोस्टर और ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है। क्या है इस फिल्म में खास, इस पर बात की है हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने पारो फिल्म की प्रोड्यूसर तृप्ति भोयर से। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और भारत पवेलियन में लगातार बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं फिल्म निर्माताओं के बीच। और ऐसी ही एक मूवी है जिसकी पोस्टर ट्रेलर रिलीज होने जा रही है। फिल्म मेकर, एक्टर
प्रोड्यूसर तृप्ति भोयर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तृप्ति जी, थोड़ा बताएं क्या है ये फिल्म? ये फिल्म हिंदी में है और इसके पहले मैंने 6 फिल्में एज अ प्रोड्यूसर की थी और एज अ एक्टर की थी। तो मैंने इसके पहले 6 फिल्में मराठी में की थी एज अ प्रोड्यूसर, एज अ एक्टर, और ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है जिसका नाम है पारो, और जिसका हम इंडियन पैविलियन में हमारा ट्रेलर लॉन्च होने वाला है और पोस्टर लॉन्च होने वाला है 20 तारीख को। अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम की हम यहाँ पर एक तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक आखिरी सवाल ये आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ पे जो महोत्सव हो रहा है वहाँ पे मार्शेडो फिल्म भी हो रहा है, भारत और कान दोनों को आप कॉम्प्लीमेंट करते हुए कैसे देख रही हैं? भारत को क्या फ़ायदा हो रहा है, कान को क्या फ़ायदा हो रहा है, वो थोड़ा सा आपके समझ से बताएं। मुझे देखिए, मैं पहली बार कान में आई हूँ और मुझे ये समझ में आया कि ये फेस्टिवल कितना इम्पोर्टेंट है और इंडियन फिल्म मेकर जितने भी हैं उनके लिए ये एक ऐसा बेहतरीन स्टेज है जहाँ पे हर फिल्म फेस्टिवल के लोग, पूरी दुनिया के जितने फिल्म मेकर हैं, बायर्स, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म मेकर्स, तो ये सारे आर्टिस्ट, तो इसमें आदान प्रदान होता है आपके कला का। और आई थिंक आई शुड से थैंक्स टू द गवर्नमेंट, बहुत आभारी हूँ मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट की कि हर साल वो इंडियन पैविलियन यहाँ लगाते हैं और हमारे हर भारतीय कलाकार को और टेक्नीशियन को यहाँ तक पहुँचाते हैं। बात करने के लिए धन्यवाद। तो जैसा तृप्ति बता रही थी कि आप कहीं भी बैठ के किसी भी लैंग्वेज की फिल्म देख सकते हैं और इसी तरीके से भारत क्योंकि अपने लैंग्वेज को, अपने इस कला को प्रमोट कर रहा है, तो आज विश्व भारत को एक नया रिकग्निशन दे रहा है। फिल्म जगत से जो भी जुड़ी हुई बातें हैं, जो भी पहलू है, उसको काफ़ी माना जा रहा है और भारत पवेलियन या कान फिल्म फेस्टिवल एक वो ज़रिया है जो इसको दोबारा से एक तरीके से रेखांकित करता है। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कान, फ्रांस। तो कान फिल्म फेस्टिवल का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ कई ऐसे लोग खासतौर से दिखाई दिए जो भारतीय और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना से लबरेज हैं, ओतप्रोत हैं, उनके दीवाने हैं। ऐसी ही कुछ ब्यूटी क्वीन से बात की हमारे संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। जैसा कि माना जाता है, कान फिल्म फेस्टिवल में हर दिन रोमांचक होता है और आज का ये रोमांच जो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये खूबसूरत क्वींस हैं और यहाँ पर ये आए हुए हैं एक पर्पस से। हमारे साथ हिलेई हैं, उनसे बात करते हैं। हिलेई अफ़गान की एक सिटीज़न है, पर वो हिंदी बोलती हैं। भारत के हिसाब से अगर आप देखें, लिहाज से देखें, तो आपने कहा आपको हिंदी भी आती है और हिंदी आप कह भी रही हैं, भारत आपके दिल में होता है, तो कैसे देख रही हैं भारत की पार्टिसिपेशन को? पार्टिसिपेशन तो पता नहीं मैं क्या बोलूं, लेकिन मुझे भारत सच में मेरे दिल में रहता है क्योंकि इनके लोग जो है ना बहुत स्वीट है, बहुत काइंड है और बड़े बड़े, हमने शाहरुख खान को देखा और अमिताभ बच्चन, तो यहाँ पर मैं हमेशा इंडियन को आसपास देखती हूँ। मैं आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से, आई लव इंडिया। अफगानिस्तान लोग इंडिया से मोहब्बत करते हैं, टोटल अफगानिस्तान लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं इंडिया के साथ। So you must have realized that they are talking about the love for India. How do you see India and what would you say for India? I love India. That's it. Yes, I have always wanted to visit. I have never been, but I am fascinated and enjoy the culture as well as the food. My favorite. All right. Okay. What are your thoughts on India and how fond are you of India? I love the Indian culture and I'm a very big fan of meditation. I know that India is all about peace, love, meditation, striving forward and accomplishing dreams and desires. And I just want to be like Dalai Lama. तो यहाँ ये एक जरिया है क्वीन बनने का और जिस तरीके से हिलेई भी कह रही थी, एक अर्ज कर रही थी कि महिलाओं को भारत में भी, पूरे विश्व में भी, कि वो आगे आएँ, अप्लाई करें ताकि वो भी फ्यूचर क्वीन बन सके। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। कह सकते हैं कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, आप जहाँ भी जाते हैं। हर जगह देखिए जो भारत है वो समाया हुआ है लोगों के दिलों में भी। और अब आइए हम नए शहरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की।
तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से तापमान का हाल रहेगा, और साथ ही साथ जब खबरों के हाल की हम बात करते हैं, आज नया सवेरा में 1 घंटे के दौरान आपने तमाम वो खबरें जानी जो कि काफ़ी अहम है, और दिन की शुरुआत में इन तमाम खबरों को जानना आपके लिए उतना ही अहम हो जाता है। लेकिन आज के अंक में इतना ही, लेकिन जिस तरह से हमारी रवायत है, आपको जाने से पहले दिखाएंगे ऑस्ट्रियाई स्काई डाइवर मार्को फर्स्ट और मार्को वॉल्टन स्पिल की विंगसूट उड़ान जो लंदन के मशहूर टावर ब्रिज से की गई। आप इन रोमांचित करने वाली तस्वीरों को देखिए और इनका लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।